Hello students, in this video we will discuss about the topics method of preparation of ethers, physical properties of ethers, chemical reactions of ethers under the chapter 11 alcohol, phenols and ethers। तो आइए सबसे पहले मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ ईथर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी डिहाइड्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 विच इज़ वर्किंग एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और 413 केल्विन टेम्परेचर पे ये कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH निकल जाएगा और एक से H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ठीक है, ईथर। ये इस मेथड की ड्रॉबैक बोल लो, डिसएडवांटेज बोल लो कि इस मेथड में सिमेट्रिकल ईथर ही बनते हैं। सिमेट्रिकल ईथर मीन्स वो ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्योंकि सेम अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो हैं लेने पड़ते हैं जिनकी डिहाइड्रेशन होती है इन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल भी है। जैसे मैं मान लो इथेनॉल की एग्जांपल ले रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल ले लिए इथेनॉल के, वाटर एक से OH और एक से H निकल गया, और ये कंडीशन है, डिहाइड्रेशन होगी अंडर दीज कंडीशंस, तो बन क्या जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन बन जाएगा। क्लियर? अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है। देख लीजिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, इसके मैकेनिज्म में व्हाट इज मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट्स? द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी शो करने होते हैं, एरोज की डायरेक्शन को भी बताना होता है कि कौन सा एरो जो है वो किस तरफ लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ये शो करना होता है। तो देख लीजिए इस मैकेनिज्म में ये जो इथेनॉल था CH3 CH2OH, ये लिया हमने, इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, और प्लस H+, ये एसिड से आएगा। H+ कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। ये H+ कहाँ लग जाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन लेके लग जाएगा इस तरह से, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक ही लोन पेयर रह गया है। ठीक है, तो फिर सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसके ऊपर एक और इथेनॉल के मॉलिक्यूल का, अल्कोहल के मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा थ्रू द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ऑक्सीजन को तरफ वापस चले जाएंगे, जिससे कि वाटर निकल जाएगा, और ये यहाँ कंबाइन होके, ये देखो, तो सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH और CH2 CH3, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक लोन पेयर है ना। तो अब जो थर्ड स्टेप है मैकेनिज्म का, उसमें से H+ निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और फिर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज इथॉक्सी इथेन। हाँ, मैकेनिज्म में हमेशा याद रखना एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में अगर H+ ऐड हो रहा है तो लास्ट स्टेप में H+ निकल जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, एक मैकेनिज्म एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को अल्टर इंक्रीज करता है, बट विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ये एज इट इज़ जो है वो लास्ट स्टेप में निकल जाता है। ठीक है, सेकेंड मेथड प्रेपरेशन का, ईथर की प्रेपरेशन का है विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड RX जो है वो सोडियम एलॉक्साइड R-ONA के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, और यहाँ ईथर बन जाएगा ROR- ईथर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये R और R- डिफरेंट होंगे, तो इसलिए R- से रिप्रेजेंट किया है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। R की जगह अगर मैं मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम इथॉक्साइड है, R- की जगह पे मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया। तो फिर रिएक्शन होगा, यहाँ से Na निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, Na यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, और फिर ये बन जाएगा CH3O CH2 CH3, ये बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा, नेमिंग जो है मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो एलॉक्साइड है, सोडियम एलॉक्साइड है, तो जो सोडियम एलॉक्साइड है इसमें ये जो R- पार्ट जो है
ये टर्शरी हो सकता है, ये टर्शरी हो सकता है। और जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास सिंगल स्टेप में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और NaBr निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, Na यहाँ से और Br यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास मिथॉक्सी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी नेमिंग में मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन, है ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ, अल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ, जैसे ये है CH3, इस C के साथ CH3 और एक ये यहाँ CH3 लगा हुआ, CH2 और H और साथ में Br है, ये टर्शरी है क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली लिंक है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ और हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो ये तो इथॉक्साइड आयन है, ये अब बेस की तरह काम करेगा। ऊपर वाले रिएक्शन में इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया था, लेकिन अब ये यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। यहाँ से ये H+ निकाल लेगा स्टीरिक एंट्रेंस की वजह से, H+ निकाल के यहाँ पे इथेनॉल बना लेगा और फिर यहाँ पे एल्कीन जो है वो मेन प्रोडक्ट होगा। यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है। इसकी नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ठीक है। साथ में NaBr निकल जाएगा और साथ में C2H5OH इथेनॉल बन जाएगा। तो ये था विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। एक और एग्जांपल विलियमसन सिंथेसिस की कर लेते हैं। ये हमारे पास RX अल्काइल हैलाइड है और ये हमारे पास RONA है, बट R ग्रुप यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिर किस तरह से रिएक्शन होना है, यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा, ये R यहाँ पे लग जाएगा, ये फिर एरोमेटिक ईथर बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बन जाएगा, एरोमेटिक ईथर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो ईथर की है वो फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट में ये जो 2 ईथर हैं, कौन से, एक तो डाई इथाइल ईथर और ये एक मिथाइल इथाइल ईथर, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस होती हैं। बाकी जो रिमेनिंग ईथर्स हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, दे जनरली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, दे जनरली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, अगर मास कंपेरेबल है, ये दोनों आइसोमर हैं, दोनों का मास जो है सेम है, ये आइसोमर है एक दूसरे के, दोनों का मास सेम है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों आइसोमर हैं। बट ये अल्कोहल है, इसमें OH है, और ये क्या है, ईथर है, इसमें COC बॉन्ड है ना। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट देखो 390, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ईथर, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है, ये दोनों आइसोमर हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर में जो OH बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होता है, वो ज़्यादा पोलर होता है, ठीक है। ईथर में CO बॉन्ड है, वाटर में OH बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा पोलर है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ईथर। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी चेक देख लेते हैं वाटर में कि ईथर जो है वो सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे। तो वाटर में ईथर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ऑक्सीजन इसका H, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल दे आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। बट अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कम्पेयर टू ईथर, क्योंकि अल्कोहल में OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ और है, ये जो R पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो मैं इथाइल ले रहा हूँ या प्रोपाइल ले रहा हूँ CCC, अगर ये अल्काइल पार्ट बढ़ेगा तो फिर नॉन पोलर करेक्टर बढ़ता है, नॉन पोलर करेक्टर बढ़ता है तो फिर ये पोलर करेक्टर को स्ट्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी फिर जो है ईथर्स की कम होती जाती है, ईथर की फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, ठीक है, CO बॉन्ड, ये जो CO बॉन्ड है RORE, इसकी क्लीवेज, इस बॉन्ड की क्लीवेज या इस बॉन्ड की क्लीवेज है ना। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। तो ये जो ईथर्स हैं ROR जो हैं, दे कैन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, है ना, HX, HCl हो सकता है, HBr, HI हो सकता है। कंसनट्रेटेड लेना पड़ेगा क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, क्योंकि CO बॉन्ड ये जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो ये जो ROR ईथर है, इट विल रिएक्ट विद HX हैलोजन एसिड, क्या बनेगा,
ROH है ना, यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ से R निकल जाएगा। तो ये जो एक X निकल गया और यहाँ से एक R निकल गया और RO के साथ H लग जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा और अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर HX जो है एक्सेस में है, जैसे HCl है या HBr या HI है, HI जो है, तो फिर क्या होगा, अगर ये एक्सेस में है तो जो अल्कोहल बन रहा है उसके ऊपर इसका और दोबारा से अटैक होगा तो वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और फिर क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, एक और मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का बन जाएगा। समझ में आया? ओके, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है, देख लीजिए। मान लो मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ईथर है, CH3OCH2CH3 है ना, मिथॉक्सी इथेन है ना। मैंने अब ये R ग्रुप अलग ले लिया और ये R अलग ले लिया। ये R ग्रुप जो है वो मिथाइल है और ये R ग्रुप क्या है, इथाइल है। ठीक है, HI का अटैक कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HI जो है उसका अटैक करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक जो है वो, यहाँ से H जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, H यहाँ लग जाएगा और I नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे H यहाँ लग जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और I नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, I नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो I नेगेटिव है, सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में I नेगेटिव ने इसके ऊपर प्रोटोनेटेड जो इथर है इसके ऊपर क्या करना है, अटैक करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इसने इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन जिसमें कम, ये लेस स्टेरिकली हिंड्रेड कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन ज़्यादा स्टेरिकली हिंड्रेड है, तो इसलिए, क्योंकि ये इथाइल है, 2 कार्बन है, तो ये इस उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये आयोडाइड आयन, जिसमें कार्बन एटम कम होंगे। ठीक है, जिसमें कार्बन एटम कम होंगे तो इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसके लिए यहाँ पे। तो फिर ये यहाँ अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स पे निकल के ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, तो ये इथेनॉल बन जाएगा और ये CH3I जो है वो बन जाएगा, CH3I यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास HI मान लो एक्सेस में है तो ये जो इथेनॉल बन रहा है CH3CH2OH, ये जो इथेनॉल बन रहा है, ये HI एक्सेस में है, तो ये फिर HI जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इथेनॉल के, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से H ले लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, I नेगेटिव फिर निकल जाएगा यहाँ पे, और सेकंड स्टेप में फिर ये जो I नेगेटिव है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर और वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर? तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ईथर विद HI। हाँ, एक चीज़ आप याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो HI का, HBr का और HCl का इस रिएक्शन में है वो ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। HI में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है क्योंकि I का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू Br। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन में टुवर्ड्स ईथर हैलोजन एसिड्स की, वो इस ऑर्डर में रहेगी, इस ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ईथर की HI के साथ रिएक्शन। अब ये वाला ईथर है जिस तरफ एक अल्काइल ग्रुप जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है एक तरफ, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला ईथर है जिसमें एक ऑक्सीजन के तरफ टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन होगा। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस CH3O के साथ क्या लग रहा है, H लग रहा है, CH3O के साथ क्या लग रहा है, H, और ये I कहाँ जुड़ रहा है, इस C के साथ, इस C के साथ I जुड़ रहा है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, तो क्यों ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों बन रहा है, तो ये मैकेनिज्म में हम समझ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसके मैकेनिज्म में, क्योंकि एक तरफ जो है वो अब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है वो टर्शरी है, तो इस केस में अब रिएक्शन जो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, HI का अटैक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये H यहाँ पे लग जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, I नेगेटिव यहाँ से निकल गया, और फिर ये नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, जो मेन स्टेप है SN1 मैकेनिज्म में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बनता है, ये बनता है
SN1 मैकेनिज्म में, और यहाँ साथ में मिथेनॉल बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में तो आपको पता ही है, जो आयोडाइड आयन है उसने इस कार्बन के साथ लग जाना है, और उसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाना है। क्लियर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, ये मेरे पास एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, ROR, एक तरफ एराइल ग्रुप है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है, तो ये एरोमेटिक ईथर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस एरोमेटिक ईथर में अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जैसे H है उसको सब्सटीट्यूट करना है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, इस OR जो ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो H+ है, ये जो H+ है, कि किस H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस एट व्हाट पोजीशन एंड वाई। तो देखिए ये जो एरोमेटिक ईथर हमने बनाया है, अगर मैं रिजोनेंस इसमें करके दिखाऊं एरोमेटिक ईथर में, तो ये 2 लोन पेयर यहाँ चले आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक लोन पेयर बच गया और यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं क्या कर सकता हूँ, ड्यू टू रिजोनेंस ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले आएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन सी पोजीशन, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन पे अगर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और ये यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा, डिलोकेलाइजेशन नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, तो फिर वापस ये हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखो, नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशंस के ऊपर आ रहा है एरोमेटिक रिंग में, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, और ये वाली मेटा, और ये वाली पैरा। तो कहाँ, यहाँ पे ये कौन सी, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इजीली कहाँ पे लगेगा, अगर बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएगी तो वहीं लगेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब हम रिएक्शंस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में कि कौन कौन से जो रिएक्शंस जो हैं एरोमेटिक ईथर में होते हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर्स। तो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, ठीक है। ये एरोमेटिक ईथर ले लिया मैंने, एरोमेटिक ईथर ले लिया, ये बेंजीन रिंग है, OCH3 है। अगर मैं हेलोजिनेशन कर रहा हूँ मीन्स ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ ना, अगर Cl2 करूँगा, क्लोरिनेशन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो Br की जो क्लीवेज होगी, तो यहाँ से व्हाट विल हैपन, ये टूटेगा तो यहाँ से Br+ निकलेगा, है ना, ये Br+ निकलेगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा और H+ की जगह पे Br+ निकल जाएगा। तो किस पोजीशन से, एक बार ऑर्थो पोजीशन से H+ निकलेगा और उसकी जगह पे Br लगेगा, और एक बार पैरा पोजीशन से H+ निकलेगा और Br लगेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये ऑर्थो ब्रोमो, इसको एनिसोल बोलेंगे, तो फिर इसको ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल भी बोल सकते हैं, इसको पैरा ब्रोमो एनिसोल भी बोल सकते हैं। दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिमेट्री की वजह से ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सिमेट्री की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या मतलब है, द रिएक्शन ऑफ ईथर विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनना है वो यहाँ पे CH3+ बनना है, तो यहाँ से H+ निकलना है, एक बार ऑर्थो पोजीशन से H+ निकलना है, उसकी जगह पे क्या लग जाना है, CH3+ लग जाना है। एक बार CH3+ जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाना है CH3+, और एक बार CH3+ जो है वो कहाँ पे लग जाना है, पैरा पोजीशन पे लग जाना है। तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 4-मिथॉक्सी, और ये टॉल्विन भी बोल सकते हैं, और इसको 2-मिथॉक्सी टॉल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में एसिटाइल हैलाइड यूज होगा, CH3COCl एसिटाइल हैलाइड। बाकी रिएक्शन सेम है, इससे भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो COCH3 बनेगा, यहाँ से H+ निकलेगा और COCH3 लग जाएगा, COCH3 लग जाएगा। तो फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलेंगे 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और यहाँ पे ये
ये यहाँ पे 2 मिथॉक्सी है, ये 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन है और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये 4th पोजीशन है तो इसको बोलेंगे 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बोलेंगे। तो जो सिमेट्री की वजह से ये वाला जो है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट होगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा H+, तो Cl नेगेटिव यहाँ है तो HCl निकल जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, थर्ड वाला, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर विद नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें क्या होता है, ये जो HNO3 है इसके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेंगे किस तरह से, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और NO2+ यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है HNO3 से ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपने 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एक बार वो कहाँ लग जाएगा, एक बार यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और एक बार कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट आएंगे, ऑर्थो नाइट्रो, इसको बोल सकते हैं एनिसोल, ये क्योंकि एनिसोल है, ये एनिसोल है। ठीक है, तो ये जब प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो एनिसोल बोलेंगे। क्लियर। तो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ, सिमेट्री की वजह से पैरा नाइट्रो जो एनिसोल है ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बताइए साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी साइड प्रोडक्ट, यहाँ से H+ निकला और यहाँ से OH नेगेटिव, बता सकते हो ना, तो वाटर जो है वो साइड प्रोडक्ट रहेगा। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, इस पूरे टॉपिक में हमने पहले प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स पढ़ा था, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर पढ़ा था और लास्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर पढ़ा है। थैंक यू।